Have a good morning, my dear students of class 10. This is your online classes by Pada ma'am from Paradise Convent School. Now, after the chapter number 1 related to God, right now we are going to move another portion. Today we are starting a poem, and the name of the poem is The Dust of Snow by Robert Frost. आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Before I starting the poem, I want to tell you something about the Robert Frost. That Robert Frost is a very famous American poet and also he is a journalist. और उनका जो भी पोएट रहता है that is basically depends on reality of life. उनका जो भी कविता वो बनाते हैं उन पे वास्तविकता मतलब जो कि वास्तव प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर वो अपने कविता को पोएम को डिपिक्ट करता है. सो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग टू द पोएम इन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द सम सोसाइटीज़ नॉर्म. सोसाइटीज़ नॉर्म मतलब हम समाज में रहते हैं, समाज में कुछ चीज़ हम अपने से ही तैयार करते हैं कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये इधर नहीं जाना है, वो अपशगुन होता है, ये शुभ होता है. तो these are some of norms which is creating by only human mind. मतलब कुछ चीज़ होती है जो कि सिर्फ इंसान ही पैदा करता है. जैसे कि रास्ते से जा रहे गाड़ी लेके काली बिल्ली रास्ता क्रॉस किया. अब काली बिल्ली रास्ता क्रॉस किया तो हम गाड़ी क्या करते हैं, तुरंत स्टॉप डाउन करते हैं या फिर चलते हुए हम लोग रुक जाते हैं. सो वो बिल्ली तो थोड़ी पता है कि बिल्ली अपशगुन है उसके हमारे लिए. हम मानते हैं बिल्ली को तो इधर उधर जाना ही है, उसको रास्ते के इस पर उस पर जाना है. तो ये जो चीज़ है, ये जो नॉर्म्स है, कहीं ना कहीं दिस ऑल आर द क्रिएटिंग बाय अ ह्यूमन माइंड एंड थ्रू आउट आवर पोर सोसाइटी. तो जहाँ पे सोसाइटी के इस कुछ नॉर्म्स को इस नॉर्म्स को एबोलिश करने के लिए लोगों की सोच को सोच में बदलाव लाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हैड मेकिंग द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो के शुरुआत में एक आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द डस्ट ऑफ स्नो मीनिंग. डस्ट मतलब हम सब जानते हैं क्या, धूल या फिर मिट्टी ना. बट हियर इज नॉट लाइक दैट. हियर डस्ट मीन्स पोर और गिरना. पोर मतलब डाउन पोर मतलब कुछ गिरना, इसको बोला जा रहा है डस्ट. स्नो का मतलब तो हम सब जानते हैं बर्फ़ का टुकड़ा या फिर बर्फ़. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Before starting going to the explanation, I want to tell you that the poem has always be a two part. एक कविता में हमेशा दो पार्ट हमें देखना मिलेगा. एक है लाइन बाय लाइन जो कि नॉर्मल मीनिंग है, सिनोनिमिकल मीनिंग है, और एक मिलेगा मेटाबॉलिक मीनिंग. ठीक है. अब मेटाबॉलिक मीनिंग मतलब हमें सोचना पड़ेगा. थ्रू आउट द पोएम वी नीड टू क्रिएट बाई इमेजिनेशन बाई आवर सेल्फ. हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा. तो जहाँ पर हम कल्पना करेंगे, ये जो कविता है यहाँ पे कुछ चीज़ आएगा जहाँ पे हमें अपने आप को सोच लेना है कि ऐसा था तभी ऐसा हुआ है. ठीक है. मैं आप समझ रहे हो मेरी बात. मतलब जो लाइन है, अगर मैं लाइन के तौर पे तुम लोग को एक्सप्लेनेशन दूँ तो तुम लोग के अंदर बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे. तो वो ताकि वो डाउट्स ना हो उसके लिए हमें कुछ इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ताकि हम उसको अपने इमेजिनेशन के साथ उसको सेटअप करेंगे तो हमें टोटल मीनिंग क्लियरली समझ में आएगा. सो क्या बोल रहा है, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट क्रो. हम समाज में कुछ चीज़ों को बैड वुमेन मानते हैं. बैड वुमेन मतलब ख़राब चीज़, अपशगुन. जैसे कि लाइक क्रो. देखना घर पे आंगन में या फिर घर के छत के ऊपर बहुत देर कौवा आके काँ करता है. जब ना घर वाले कोई बड़ी बुजुर्ग होता है तो बोलता है कुछ ना कुछ आज अपशगुन होने वाला है. बिकॉज क्रो इज़ मैसेंजर ऑफ डेथ और डार्कनेस. ये है मेटाबॉलिक मीनिंग. हमेशा इसको याद रखना है. क्रो को हम लोग डार्कनेस और डेथ का मैसेंजर मानते हैं कि कौवा आके बहुत देर से कहाँ कर रहा है खिड़की के पास, तो हम लोग सोचे चलो कुछ दाना वाना खिला दे ताकि वो खा के चला जाए. लेकिन कहीं ना कहीं मन में अभी भी 21st सेंचुरी में खड़े होके भी मैं बोल रही हूँ, अभी भी इवन मी ऑल्सो, मैं भी मानती हूँ कौवा आया ऐसे डाक रहा है, शायद कुछ होने वाला है. तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये बैड ओमेन माना जाता है. लेकिन उसको क्या पता कि उसको वो बैड ओमेन है. कौन मान रहे हैं, हम मान रहे हैं ना. तो कहीं ना कहीं क्रो को
माना जाता है बैड ओमेन। क्रो इज द सिंबल ऑफ डेथ और डार्कनेस। एंड ऑल्सो द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, यहाँ पे नीचे लिखा गया है, जो पॉइजनस ट्री का रूट से लेकर फ्लावर तक पूरा जहर से भरा हुआ है। मतलब एक पेड़ जिसका कोई काम है ही नहीं, जिसको कोई माने जिसकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं। हम लोग होते हैं ना, कोई खराब चीज़ की तरफ मुंह घुमा के देखते ही नहीं होता है, तो ऐसा ही हेमलॉक ट्री को भी माना गया है एकदम बैड ओमेन के तौर पे। तो इन दिस पोएम वी कैन टेक टू थिंग्स, वन इज क्रो व्हिच इज सिंबलाइज्ड एज अ डेथ और डार्कनेस, एंड सेकंड वाज हेमलॉक ट्री व्हिच इज सिंबलाइज्ड फॉर अ पॉइजनस ट्री, जिसकी तरफ कोई मुंह घुमा के देखता नहीं है। अब यहाँ पे कवि क्या बोलना चाह रहा है? कवि बोल रहा है द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब हम लोग मानेंगे, अभी मैं बोली हम लोग को कुछ याद कर लेना है, कल्पना करना है, तो अब हम कल्पना करेंगे कि शायद वो जो हेमलॉक ट्री है वो बर्फ़ से ढका हुआ था, ठंडे की जगह का पेड़ है जो कि पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। हो सकता है कौवा जो है, क्रो जो है, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है और उसके विंग्स में बर्फ़ लग जाता होगा, और जब वो अपने विंग्स का मूवमेंट कर रहा होता है तब उसके विंग्स के मूवमेंट से कुछ बर्फ़ का टुकड़ा किसके कंधे पे गिरते हैं? पोएट के कंधे पे गिरते हैं। किसके? पोएट के कंधे पे। दैट इज़ इमेजिनेशन। हमें पता नहीं है एक्चुअली क्या हुआ है नहीं हुआ है, बट इन द स्टैंजर ऑफ द फर्स्ट स्टैंजर हम यही इमेजिनेशन कर सकते हैं कि वो जो क्रो था वो हेमलॉक ट्री पे बैठा था, और हेमलॉक ट्री जैसे बर्फ़ से ढका हुआ था तो वो बर्फ़ उसके विंग्स में भी लग जाते हैं, और वही विंग्स को जब वो मूवमेंट्स किया तो मूवमेंट्स के दौरान पोएट के कंधे पे वो गिरा। अब तुम बोल सकते हो मैम तो पोएट कहाँ था? हाँ, मे बी ये भी हम इमेजिन कर सकते हैं कि पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे ही बैठे थे, या फिर हेमलॉक ट्री के नीचे से पास आउट कर रहे थे, हो सकता है। नाउ द सेकंड स्टैंजर has given my heart a change of mood and saved some part of day I had ruled। अब देखो सेकेंड स्टैंजर में क्या बोल रहा है। सेकेंड स्टैंजर में, फर्स्ट स्टैंजर में हम लोग एक ग्लूमी देख रहे हैं। ग्लूमी मतलब जिसे बोलते हैं कि सैडनेस। फर्स्ट स्टैंजर में हम मान लेते हैं पोएट का जो मूड था वो टोटली अपसेट था। मतलब पोएट जब मान लेते हैं, पोएट घर से जो निकला था, पोएट का मन उदास था। अब वो पास कर रहे थे हेमलॉक ट्री के नीचे से, और क्रो का मूवमेंट से, विंग्स के मूवमेंट से उनके कंधे पे शुक डाउन हुआ क्या? बर्फ़ का टुकड़ा। अब सेकंड स्टैंजर में कभी फिर बोलते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, अचानक से मेरे दिल को अ चेंज ऑफ मूड, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल और मेरा मूड क्या हो गया? चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूल्ड, और ये हो गया क्या? मेरा जो दिन आखिरी मतलब बर्फ़ का टुकड़ा गिरने से पहले तक जो मूड उनका ख़राब था, बर्फ़ का टुकड़ा जैसे ही उनके ऊपर गिरा, उनका अचानक से मन में एक खुशी आ गई, मन में एक बदलाव आ गया, मन में एक चेंजेस आ गई, और वो बोल रहे कि हाँ, हो सकता है अभी जो ये बर्फ़ का टुकड़ा मेरे कंधे पे पड़ा, मेरा बाकी जो दिन है वो ख़राब होने से बच गया। मतलब इस टोटल पोएम के दौरान कभी यही मैसेज हम सबको कन्वे करना चाह रहे हैं कि खराब, अपशगुन, शुभ होना, अशुभ होना, ये सब ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिंग है। हमें पता नहीं है, हम जिसे खराब मानते हैं, काली बिल्ली को देख के रुक जाना, क्रो को देख के डर जाना, ये जो है उन लोगों को तो ये सब पता नहीं कि हमें इंसान डरते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो अपना एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, हम अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन ये जो कि नॉर्म्स है, जो कि इविल सोसाइटी का जो इविल रूल्स है, ये हम ह्यूमन तैयार करते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ से हर चीज़ कुछ ख़राब देखो तो वो ख़राब ही हो सकता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कुछ हमें दिखने को लिए मिले, कुछ काफ़ी चेंजेस आ जाए हमारी ज़िंदगी में, ऐसा कभी मोड़ आ जाए कि वो हमें सफलता की दौड़ पे ले जाएगा, हो सकता है ना। सो दिस आर द मेन कन्वे ऑफ द मैसेज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि समाज के जो कुप्रथा, एविल प्रैक्टिसेस जो होती है वो समाज से ही तैयार होता है, कुछ चीज़ खराब बोल के नहीं होता है। ये हमारे मन का सोच है, हमारे मन का भावना है जो हम लेके चलते हैं, और उसी में हम बीतते भी हैं, उसी में हम मौन होके बैठे रहते हैं। तो इस बात को
रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें समझाने की कोशिश की है थ्रू आउट द पोएम कि हम हर एक चीज़ को खराबी के तौर पे नहीं लेंगे। हो सकता है वही खराबी कभी कभी हमारी ज़िंदगी के मोड़ को ही बदल दे और हमें सफलता की सीढ़ी पे लेके जाए। सो दिस इज़ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम लोग देखेंगे इस कविता में कुछ आयरनी यूज़ किया गया। आयरनी क्या है? आयरनी मीन्स वही पहला आयरनी क्या था कि टोटली फर्स्ट स्टैंजर में हम लोग देखे थे कि कविता में दो चीज़ को खराब के तौर पे, बैड वुमेन के तौर पे लिया गया है। वन इज़ क्रो एंड सेकंड वन इज़ हेमलॉक ट्री। मतलब जहाँ पर सैडनेस था पहला स्टैंजर में, कवि के मन में उदासी था, जिसे एक आयरनी के तौर पे हम लोग मान रहे हैं। एक्चुअली टोटल पोएम को हम अपने तरफ से सोच रहे हैं, ठीक है। हम तो देखे नहीं है कि कौवा कहाँ बैठा था, कभी कहाँ बैठे थे, कैसे गिरा, कभी का मन खराब था, ये भी हमें नहीं पता। दिस ऑल आर द इमेजिनेशन, तो दैट इज कॉल्ड आयरनिक मीनिंग, ओके। एंड अगर हम राइमिंग पोएटिक डिवाइस में जाएंगे तो थ्रू आउट दिस पोएम हमें कुछ पोएटिक डिवाइस मिलेगा। पहले क्या मिलेगा? पहला जो पोएटिक डिवाइस मिलेगा दैट इज एंजैबमेंट। अब तुम लोग क्लास स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आ गया हो, जहाँ पे हमें हर एक पोएम में पोएटिक डिवाइस को अच्छे से सीखना है। तो फॉर द पोएटिक डिवाइस क्या है? छंद जिसे बोला जाता है, अलंकार। तुम लोग हिंदी में सीखे होंगे, यहाँ पर भी अलंकार, लेकिन सब अलग अलग टाइप है, बहुत तरीके का है। पहला जो अलंकार, पहला जो पोएटिक डिवाइस आज हम लोग सीखेंगे दैट इज एंजैबमेंट। आई रिपीट इट अगेन, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या है? कोई भी कविता शुरू से लेकर जहाँ पर कोई भी फुल स्टॉप, एकदम सिंपल थॉट पे ले लो, जो कविता का शुरू से लेकर हर एक लाइन में कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं रहेगा और एकदम आखिरी में फुल स्टॉप देके एंड होगा, दैट इज एंजॉयमेंट। क्लियर मेरा बात? क्या बोली मैं? रिपीट फिर कर रही हूँ। एक कविता शुरू से लेकर जहाँ पर कोई कॉमा नहीं रहेगा, सेमीकोलन नहीं रहेगा, एक्सक्लेमेशन साइन ने कोई भी पंक्चुएशन में मार्क नहीं रहेगा, एकदम एंड में फुल स्टॉप रहेगा, दैट इज कॉल्ड द पोएटिक डिवाइस ऑफ एंजॉयमेंट। हो गया? दिस इज द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत 9 में बताने की कोशिश की थी, हम बोले थे कि जब 10 में आओगे बताएंगे। एलिट्रेशन इज द मान के चलो कोई वर्ड, मान के चलो कोई लेटर, सेम लेटर, मतलब जहाँ पे देखो हम देख पा रहे हैं इन द सेकेंड स्ट्रेंजर हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। हैज़ का पहला लेटर क्या है? H, और हार्ट का पहला लेटर क्या है? H। मतलब एलिट्रेशन वो है जहाँ पर हर एक शब्द का पहला लेटर सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जरूरी नहीं है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ के बाद गिवन है, माई है, उसके बाद हार्ट है। कभी कभार पूरे लाइन में ही सेम लेटर से शुरू हो सकता है, कभी कभार थोड़ा गैपिंग में भी हो सकता है, लेकिन जिस लाइन में, जिस वर्ड में एक ही वर्ड का शुरुआत का लेटर सेम है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। हैज़ का शुरुआत H लेटर से है, हार्ट का शुरुआत H लेटर से है, तो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग एमंडा पढ़ेंगे तब और भी अच्छे से एलिट्रेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये है सेकंड पोएटिक डिवाइस। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या मिला? एंजॉयमेंट, सेकंड इज एलिट्रेशन, एंड थर्ड जो मिलेगा दैट इज कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि हम लोग बचपन से वायल और कॉन्सोनेंट पढ़ के आई है, वायल में A-E-I-O-U, और A-E-I-O-U छोड़ के जो 21 लेटर्स है दैट इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट्स भी वही है, जैसे कि देखो इन द लास्ट लाइन यू कैन सी ऑफ ए डे आई हैड रूड, ऑफ ए डे आई हैड रूड, इसमें किसका उच्चारण ज़्यादा आ रहा है? डी का। डे, हैड, र्यूड, बार बार किसका उच्चारण आ रहा है, किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? डी का। तो दैट दिस इज द लाइन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होगा? जो जिस लाइन में कॉन्सोनेंट का बार बार आवाज आएगा कानों में कि ड, ब, ऐसे जो न, ऐसे जो उच्चारण आएगा, एन का बार बार आएगा, बी का आएगा, मतलब जो टोटल कॉन्सोनेंट लेटर है वही कॉन्सोनेंट लेटर का जब ज़्यादा से ज़्यादा साउंड प्रोनाउंसिएशन मिलेगी हमारे कान में, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। तो हियर इज द 3 पोएटिक डिवाइस वी कैन सी। फर्स्ट एंजॉयमेंट,
एंजॉयमेंट क्या है? टोटल पोएम शुरू से लेके आखिरी में जाके फुल स्टॉप हुआ है, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं था, दिस इज एंजॉयमेंट। सेकेंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? हर एक शब्द का पहला लेटर अगर सेम है दैट इज एलिट्रेशन। जरूरी नहीं है कि थोड़ी दूर में है तो नहीं है, वो भी हो सकता है। एक लाइन पूरा एक ही लेटर से शुरुआत है, वो भी एलिट्रेशन है। और कॉन्सोनेंट्स, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार यूज हो रहा है, जैसे कि ऑफ अ डे आई हैड रूड, बार बार डी का आवाज आ रहा है, तो दैट इज कॉन्सोनेंट्स। रही बात राइमिंग स्कीम का, राइमिंग स्कीम क्या होता है? छंद मिलाना। पहले लाइन क्या है? द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री। अच्छा, क्रो, क्रो के साथ क्या मिल रहा है? स्नो, तो ए बी, क्रो और स्नो को ए करो कर मानो, क्रो को मानो ए, स्नो को भी करो ए, मी को करो बी, ट्री को करो बी। तो क्या हो गया? पहला स्टैंजर का राइमिंग स्कीम ए बी। ठीक है, क्रो के साथ मिल रहा है स्नो, मी के साथ मिल रहा है ट्री, तो ए बी। अब सेकंड स्टैंजर में भी देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हार्ट एंड पार्ट मिल रहा है, तो हार्ट और पार्ट को हम लोग करेंगे सी और मूड और रूट को करेंगे डी। तो सेकेंड स्टैंजर का राइमिंग स्कीम क्या होगा? सी डी। तो टोटल राइमिंग स्कीम क्या होगा? ए बी सी डी। ओके, जब हमारा क्लासेस और भी ओपन होगा, ऑफलाइन हम लोग जब करेंगे, तब हम लोग ब्लैक बोर्डिंग के दौरान और भी अच्छे से इसको समझाएंगे। So children, here is I completed the first poem, The Dust of Snow by Robert Frost. Here, if you have any doubts in explanation, please inform me. Poem में बहुत सारी चीज़ doubts रहता है, so I requesting you to please clear me, especially poetic device के बारे में कुछ confusion है तो मुझे obviously you can call me. Okay, have a nice day children, and I will send you the Dust of Snow summary on tomorrow's in your WhatsApp group. Have a nice day and goodbye.